का टॉपिक है UGC NTA नेट या JRF परीक्षा 2020 जून की शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता प्रश्न पत्र फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र शिफ्ट सेकंड व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। यह निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन शिक्षण प्रभाविता की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक विशेषताओं को वर्णित करते हैं। इसका है आंसर इस व्याख्या सहित शिक्षण प्रभाविता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है शिक्षण में प्रभाविता हेतु मुख्य और सहायक व्यवहार का संगीतीकरण और समन्वयन। प्रभावी शिक्षण समर्थ मार्गदर्शकों और निर्देशक के रूप में कार्य करते हुए विद्यार्थी के ज्ञान निर्माण प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। प्रभावी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को स्वयं अपने अधिगम के साधकों की भूमिका में आना सिखाया जा सकता है। प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक पाठों को इस तरह से समझाए कि यह प्रक्रिया सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, विशेष से सामान्यकरण की ओर ले जाए। फिर इसमें आएगा सेकंड क्वेश्चन में अब बौद्ध स्तर पर शिक्षण आयोजित करने हेतु मुख्य आवश्यकताएं क्या हैं इसका व्याख्या सहित है। अब बौद्ध स्तर पर शिक्षण आयोजित करने हेतु मुख्य आवश्यकताएं हैं। फर्स्ट है प्रस्तुत किए जा रहे तथ्यों और अवधारणाओं से संबंधित सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण बड़ी संख्या में दिए जाएं। किसी मुद्दे के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की जांच हेतु परिचर्चा आयोजित करना। विद्यार्थियों को प्रस्तुत तथ्यों की स्वयं द्वारा व्याख्या करने का अवसर प्रदान करना। तथ्यों को स्मरण करने के साथ साथ उन्हें समझाना। फिर प्रस्तुत विषय में दक्षता प्राप्त करना एवं सामान्यकरण की क्षमता को विकसित करना। फिर इसमें आएगा थर्ड क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को औपचारिक रूप से विहित विषय के अध्ययन में अवधारणाएं और सिद्धांतों के अवबोध, विश्लेषण और व्याख्या में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में अधिगमकर्ता के कौन से अभिलक्षण विशेषताओं की जांच करना सबसे संगत होगा। इसकी व्याख्या डी, संज्ञानात्मक अभिलक्षण। फिर इसकी व्याख्या में अधिगमकर्ता की संज्ञानात्मक विशेषताओं की जांच करना सबसे संगत होगा यदि एक विद्यार्थी को औपचारिक रूप से निहित विषय के अध्ययन में अवधारणाओं और सिद्धांतों के अवबोध, विश्लेषण और व्याख्या में कठिनाई होती है। फर्स्ट इसके है फोर्थ क्वेश्चन, क्षेत्र आश्रित अधिगमकर्ताओं के लक्षण या विशेषताएं क्या हैं? वह है इसकी व्याख्या सहित है। क्षेत्र आश्रित अधिगमकर्ताओं के लक्षण या विशेषताएं हैं। वे पाठ्यक्रम में निजीकरण लाता है। वे शिक्षक से निर्देशन एवं प्रदर्शन की अपेक्षा रखते हैं और वे इस प्रतिस्पर्धा करने के बजाय सहयोग में रुचि व्यक्त करते हैं। फिर फिफ्थ, शिक्षण की किन विधियों में ICT समर्थन निहित है 5 नंबर में इसका आंसर आएगा व्याख्या सहित MOOCs मूक्स एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की ऑनलाइन व्यवस्था है जिसमें तकनीकी की आवश्यकता होती है। अतः शिक्षण की इस अवधि में ICT समर्थन निहित है। फिर इसमें आएगा वह शोध जिसमें ज्ञान की उभरती पद्धतियों और क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रयोज्यताओं के अन्वेषण पर जोर होता है कहलाता है। इसमें है व्याख्या सहित
द्वितीय स्तरीय शोध में ज्ञान की उभरती पद्धतियों और क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण पे बल होता है। यह एक प्रकार से किसी व्याप्त शोध के दायरे को बढ़ाने जैसा होता है। फिर 7 नंबर, एक विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान में नामांकित स्नातकों के सामाजिक आर्थिक स्तर तथा निष्पत्ति अभिप्रेरणा के मध्य संबंध का अध्ययन चाहता है। एतदर्थ इस संदर्भ में कौन सी शोध विधि उपयुक्त होगी इसकी व्याख्या में आएगा कार्योत्तर शोध विधि उपयुक्त होगी, क्योंकि एक विश्वविद्यालय स्तर का शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान में नामांकित स्नातकों के सामाजिक आर्थिक स्तर तथा निष्पत्ति अभिप्रेरणा के मध्य संबंध का अध्ययन करना चाहता है। कार्योत्तर शोध विधि का प्रयोग किसी घटना के उपरांत या घटना घटने के दौरान किया जाता है। यह मूल रूप से घटना के स्वतंत्र चर से संबंधित होता है। फिर 8 नंबर है, शोध उपकरण के चयन हेतु निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दे हैं इसकी व्याख्या में शोध उपकरण की वैधता, विश्वसनीयता और लागत शोध उपकरण के चयन हेतु महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दे होते हैं, जिसे शोधकर्ता को संज्ञान में लेना आवश्यक होता है। फिर 9 नंबर में, किसी शोध की रिपोर्टिंग में व्यक्तिगत और प्रसंगनिष्ठ संदर्भ अनुमान्य है। ऑप्शन सी है, नर जातीय परक शोध है, सी है, लेकिन इसकी व्याख्या है नर जाति परक शोध की रिपोर्टिंग में व्यक्तिगत और प्रसंगनिष्ठ संदर्भ अनुमान्य है। नर जाति परक शोध एक गहन शोध होता है जिसमें बिना किसी परिवर्तन के लोगों का उनके स्वाभाविक या प्राकृतिक वातावरण में पर्यवेक्षण किया जाता है। फिर 10 नंबर में आएगा। 10 नंबर में निम्नलिखित में से किसी शोध सोपान में ICT और शोध नैतिकता के अनुप्रयोग के संदर्भ में विवाद की संभावना एवं गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसकी व्याख्या में आएगा प्रदत्त विश्लेषण और शोध परिणामों की रिपोर्टिंग में ICT और शोध नैतिकता के अनुप्रयोग के संदर्भ में विवाद की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि इनकी संबंधित अनुप्रयोग के आंकड़ों के संख्यात्मक मान पर निर्भर अधिक होती है। फिर 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके साथ कक्षागत संप्रेषण प्रारंभ करना बेहतर होता है। ऑप्शन बी है, उप व्याख्यान द्वारा। फिर इसमें आएगा उप व्याख्यान द्वारा कक्षागत संप्रेषण प्रारंभ करना बेहतर होता है। उप व्याख्यान एक विधि है जिसके अंतर्गत कहानी बताने की परिकल्पना का प्रयोग किया जाता है, जो किसी वास्तविक मनुष्य या वृत्तांत पर आधारित होता है। फिर 12 नंबर, एक उत्तम कक्षागत वार्ता किसे विकसित करने में सहायक होनी चाहिए। ऑप्शन सी है इसका, सारांश युक्त वाक्य। इसकी व्याख्या में आएगा कक्षागत वार्ता अत्यंत आवश्यक है।
यह विद्यार्थियों को उनके विचारों को सूत्रबद्ध करने में, विचारों के आदान प्रदान करने में और अपने अधिगम पर विचार करने में मदद करता है, और यह शिक्षकों को छात्रों के विचार को समझने और समझाने में सहायता करता है। अतः कक्षागत वार्ता सारांश युक्त वाक्य विकसित करने में सहायक होनी चाहिए। विकसित करने में सहायक होनी चाहिए। फिर 3 नंबर, एक उत्तम लिखित संप्रेषण में ये है प्रत्याशित प्रयोजन होंगे। फिर इसकी व्याख्या में आएगा। व्याख्या में लिखित संप्रेषण एक अमौखिक संप्रेषण का लिखित संप्रेषण एक अमौखिक संप्रेषण का प्रकार है, और यह पढ़ने वाले और लिखने वाले के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। यह स्वच्छ और समझने में आसान होना चाहिए। लिखित संप्रेषण संरक्षित विचारों के आधार पर होता है। अतः एक उत्तर लिखित संप्रेषण में प्रत्याशित प्रयोजन होगा। फिर 14 नंबर, कक्षा में कुशल संप्रेषण की विशेषताओं में शामिल है। ऑप्शन इसका है, वो ऑप्शन में आएगा। व्याख्या में कक्षा में कुशल संप्रेषण शिक्षक और छात्रों के मध्य कक्षा में परस्पर क्रिया को सम्मिलित करता है, जहां इसका उद्देश्य कक्षा के वातावरण को सकारात्मक बनाना होता है, जिसके द्वारा छात्र आसानी से अधिगम और संप्रेषण कर सकते हैं। और कक्षा में कुशल संप्रेषण की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। क्रिया विधि आधारित, फिर स्व अधिगम को प्रोत्साहन, विचार वेश प्रक्रिया, अन्योन्य क्रियात्मक और स्थिर तत्वों में संतुलन, अधिगमकर्ताओं के सामाजिक पक्ष को समझाना करके सीखना, समक्ष क्रिया करना आदि है। फिर 15 नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, इसमें आएगा संप्रेषण की प्रभावशीलता के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यक रूप से साझा उद्देश्य का परिमाण माना जाना चाहिए। तर्क आर, आमतौर पर प्रभावी शिक्षक अधिगमकर्ताओं के साथ संप्रेषण हेतु उनकी सामान्य विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करते हैं। व्याख्या में आएगा। इसकी व्याख्या में आएगा, संप्रेषण की प्रभावशीलता के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यक रूप से साक्ष्य उद्देश्य का परिणाम माना जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर प्रभावी शिक्षक अधिगमकर्ताओं के साथ संप्रेषण हेतु उनकी सामान्य विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करते हैं। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। फिर 16 नंबर, एक कोड में यूनिवर्सल और UNIVERSAL को LASREVINOINU के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में COMMERCIALS को इस रूप में लिखा जाएगा। ऑप्शन सी है, SLAICREMMOC। फिर इसमें आएगा यूनिवर्सल, ये आएगा UNIVERSAL को, फिर LASREVINOINU
REVINU लिखा गया है। इससे यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि कूट शब्दों का क्रम विपरीत रूप में लिखा गया है। अतः COMMERCIALS को SLAICREMMOC लिखा जाएगा। फिर 17 नंबर में है, एक नियत मूल धनराशि का 5% की वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपये है। तो मूल राशि कितनी है? मूल राशि कितनी है इसमें है दिया है R बराबर 5%। फिर समय 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है। अंतर बराबर PR बटे 100 का स्क्वायर, 2 वर्ष का कहा ना। फिर इसमें R का मानक ने 5 से वो 100 गया तो 1/20 आ जाएगा। फिर 20 का 400 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 400 रुपये। फिर इसमें आएगा 58 नंबर में आएगा। 58 नंबर में, एक पुरुष B की एकमात्र बहन A है। एक पुरुष B की एकमात्र बहन A है और B के पिता का नाती C है। A का C से क्या संबंध है? ऑप्शन डी, माँ। संबंध चित्र निम्नवत है। ठीक है। संकेत ये रहा। संकेत ये है पुरुष का, ये महिला का है, ये माँ है। C से A माँ है। फिर A नामित पुरुष B का पिता है, B भाई है, A माँ जिसका एक पुत्र है, A माँ है जिसका एक पुत्र है। C चूँकि A एक महिला है अतः C एक की माँ है। फिर 19 नंबर में आएगा। 19 नंबर में दो संख्याओं का लघुत्तम समान गुणक है LCM 144 है और उनका अधिकतम समान विभेदक है GCD 2 है। यदि उनका योग 34 है तो ये संख्याएं कौन सी है? दिया है LCM 144 है, HCF 2 है। मानक संख्याएं 2x और 2y है। प्रश्नानुसार 2x 2y बराबर 34 है। 2 से भाग दे देंगे, इसे भी। तो x प्लस वाई बराबर 17 है। समीकरण फर्स्ट सूत्र से एलसीएम गुना HCF बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है? 44। HCF 2 है और 2x 2y है। इनसे डिवाइड करते हैं तो xy 72 आ जाएगा। xy 72 आ जाएगा। सूत्र पुनः सूत्र से x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई माइनस 4xy। मान रखने पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 72 बराबर 17 का स्क्वायर 289 माइनस 288। फिर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर होता है 17 प्लस 1 बराबर 2x बराबर 18। 2 से 18 गए तो x बराबर 9। समीकरण 1 से 9 प्लस वाई बराबर 17, y बराबर 17 माइनस 9। फिर इसमें आ जाएगा y बराबर 8। अतः संख्याएं हैं 2x बराबर 2 गुना 9 बराबर 18, 2y बराबर 2 गुना 8 बराबर 16 है। फिर एक वस्तु की बिक्री पर 8%, 10% और 12% की 3 उत्तरवर्ती छूटों की वास्तविक समान छूट क्या है? ऑप्शन इसका है बी 27.136%। फिर है ए का प्रतिशत और बी का प्रतिशत की 2 उत्तरवर्ती छूट पर विधि है a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 बराबर दिया है
छूट 8%, 10% और 12%। 8% और 10% को लेने पर फिर 8 + 10 माइनस 8 गुना 10, ये हो जाएगा, ये 10 ये कट गया, फिर ये हो जाएगा 18 माइनस 0.8 तो 17.2। ये अब 17% और 12% लेने पर फिर हो जाएगा 17.2 गुना प्लस 12 प्लस 12 माइनस 17.2 गुना 12, ये हो जाएगा 100, तो ये हो गया 17.2 और 12 बराबर हो गया, ये 29.2 माइनस का भाग देखा हो जाएगा 2.064, आंसर आएगा 27.136%। फिर है शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार अनुमान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं आवश्यक है। ऑप्शन इसमें है ए, शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार निम्न दशाएं आवश्यक हैं। पक्षों में हेतु का संज्ञान, हेतु और साक्ष्य के बीच अपरिवर्तित सहवर्तिता का संबंध। फिर इसमें आ जाएगा, फिर 22 नंबर में हो जाएगा। 22 नंबर में निम्नलिखित तर्क पर विचार कीजिए। मुख्य आधार वाक्य कोई भी वर्ग आयताकार नहीं होता, कोई भी वर्ग आयताकार नहीं होता। गौण आधार वाक्य सभी आयतवर्त होते हैं। निष्कर्ष कुछ वर्ग नहीं है। उपरोक्त आधार वाक्य का क्या अभिविन्यास है। ऑप्शन सी ई ए ओ, इसमें है मुख्य आधार वाक्य कोई भी वर्ग आयताकार नहीं होता। ई गौण आधार वाक्य सभी आयतवर्त होते हैं। फिर ए है, फिर निष्कर्ष कुछ वर्त, अतः उपरोक्त आधार वाक्य का विन्यास ए ओ है। अतः उपरोक्त आधार वाक्य का विन्यास है EAO है। फिर 23 नंबर में आएगा कुछ पशु हानिकारक नहीं है। यह किस तर्क वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन बी में आएगा विशेष निषेध। कुछ पशु हानिकारक नहीं है, यह अंशव्यापी नकारात्मक या विशेष निषेध तर्क वाक्य है। फिर निम्नलिखित तर्क में कौन सा तर्क दोष है। फिर मिस्टर एक्स ने जो कहा उसमें वह गलत है क्योंकि वह स्वभाव से अनुशासनहीन है। फिर इसमें आ जाएगा एड होमिनेम तर्क दोष तब होता है जब आप किसी व्यक्ति के तर्क पर ध्यान न देकर उसके व्यक्तित्व पर ध्यान देते हैं। यह मिस्टर एक्स को अनुशासनहीनता के आधार पर गलत कहा गया है। फिर 25 नंबर निम्नलिखित तर्क वाक्य पर विचार कीजिए। कोई टेलीविज़न कंप्यूटर नहीं होता। कुछ टेलीविज़न कंप्यूटर नहीं है। विरोध वर्ग, इसके वर्ग ऑफ अपोजिशन के अनुसार उपरोक्त विरोध को क्या कहा जाता है। ऑप्शन इसका आंसर उपासयन उन प्रस्तावनाओं में संबंध दर्शाता है जिनमें कर्ता और विधेय समान हो परंतु मात्रा विभिन्न हो। ए और आई, एम, ई और ओ के मध्य संबंध को उपसयन कहते हैं। कोई टेलीविज़न कंप्यूटर नहीं होता। ई कुछ टेलीविज़न कंप्यूटर नहीं है। ओ अतः यहाँ उपासयन संबंध है। फिर नीचे वो प्रश्न संख्या 26 से 30 नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार अगले 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मान लीजिए 5 स्ट्रो A, B, C, D और E ने 2400 लैपटॉप बेच दिए। A, B, C, D और E द्वारा बेचे गए लैपटॉप का प्रतिशत क्रम से 15%, 25%, 30%, 9% और 21% है। 26
ए ए, सी और डी स्टोर को मिलाकर बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या कितनी है? ऑप्शन डी है 432। व्याख्या में दिया है कुल बेचे गए लैपटॉप की संख्या 2400 है। ए द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप की संख्या 2400 गुना 15/100, तो 2400 से ये कट गया, 24 गुना 15 तो 360 आ गया। फिर सी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या 24, ये 100 से ये गुना और 24 गुना 30 ये हो गया 720। फिर डी द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप की संख्या 2400 गुना 9/100 बराबर 216। फिर अतः ए, सी और डी द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप की संख्या यह रहेगी 360 720 प्लस 216। अभिष्ट औसत है यह 1296/3 तो 432 आ गया, ठीक आंसर। फिर 27 में आएगा, यदि उपरयुक्त दिए गए आंकड़ों को पाई चार्ट में दर्शाया गया होता है तो ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होता है? ऑप्शन बी है 75.6। फिर दिया है कुल बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या बराबर 2400। ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या बराबर 2400 गुना 21/100 बराबर 504। अतः अभिष्ट केंद्रीय कोण ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या बटे कुल बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या गुना 360, 504/2400 गुना 360 ये हो गया 75.6 डिग्री। फिर 28 नंबर आ जाएगा, 28 में आ जाएगा। 28 नंबर में स्टोर ए द्वारा बेचे गए लैपटॉप का स्टोर डी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की तुलना में अनुपात क्या है? दिया है बी इसका 5:3 दिया है। ए द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप की संख्या प्रतिशत में बराबर 15%। फिर और डी द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप की संख्या प्रतिशत में है बराबर 9%। अतः अभिष्ट अनुपात बराबर है 15% अनुपात 9% बराबर 5:3। स्टोर सी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या और स्टोर ए और डी द्वारा मिलकर बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या के बीच में अंतर कितना है? यह 144 यह दिया है कुल बेचे गए लैपटॉप की संख्या 2400। सी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या बराबर 2400 गुना 30/100 बराबर 720। ए और डी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या लैपटॉप की संख्या ए द्वारा बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या प्लस डी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या बराबर है 2400 गुना 15/100 प्लस 2400 गुना 9/100 बराबर आ जाएगा 360 प्लस 216 बराबर 576। अतः अभिष्ट उत्तर हो गया 720 माइनस 576 बराबर हो गया 144। फिर है आंसर। फिर 30 नंबर में आएगा, स्टोर ए और ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या ए द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप की संख्या के बीच कितने प्रतिशत का अंतर होगा? इसकी व्याख्या में आएगा बी। यह स्टोर ए द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या बराबर 15/100 गुना 2400 बराबर 360। स्टोर ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या बराबर 21/100 गुना 2400 बराबर 504। स्टोर ए और स्टोर ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या का अंतर 504 माइनस 360 बटे 504 माइनस 360 बराबर आएगा अंतर 144। अतः स्टोर ए के संदर्भ में 144/360 गुना 100
अभिष्ट प्रतिशत बराबर 40%। फिर 31 नंबर डॉट डॉट संख्या प्रणाली के तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूपण के लिए दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है, सी है, यह बाइनरी द्विभाजक। फिर इसमें व्याख्या में आएगा द्विभाजक संख्या प्रणाली के तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूपण के लिए दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। वह अंक 0 और 1 है जिनका प्रयोग द्विभाजक संख्या प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। सैटेलाइट संचार निम्नलिखित में से किसके माध्यम से कार्य करता है? ऑप्शन ये है डी है ट्रांसपोर्टर। यह उपग्रह मूल रूप से एक आत्मनिहित संप्रेषण प्रणाली है। यह रेडियो तरंगों का प्रयोग करके सिग्नल भेजता है और ट्रांसपोर्टर के उपयोग के लिए 7 सिग्नल प्राप्त करता है जो एक एकीकृत रिसीवर है और रेडियो सिग्नल का ट्रांसमीटर करता है। फिर इसमें है 33 में आएगा। 33 में निम्नलिखित में से कौन दशमलव संख्या 35 का द्विभाजक समतुल्य है? ऑप्शन सी ये है जाएगा 1000111 35 का द्विभाजक है। ठीक है, इसका आएगा द्विभाजक संख्या 100021112। फिर बैंकिंग प्रणाली में एटीएम का क्या अर्थ है? बैंकिंग प्रणाली में एटीएम का क्या अर्थ है? इसमें आएगा, इसका है सी में आएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बैंकिंग प्रणाली में एटीएम का अर्थ है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह एक इलेक्ट्रिक बैंकिंग आउटलेट है जो मूल लेनदेन के लिए प्रयोग की जाती है, जिसका आविष्कार जॉन शेपर्ड, बेरन ड्यू कॉन्ग और डोनाल्ड बेटजेल ने मिलकर किया। फिर आईटी अधिनियम 2000 में साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? किस धारा में किया गया है? आईटी अधिनियम 2000 में साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? ऑप्शन सी है 66F। फिर व्याख्या में आएगा। व्याख्या में सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 भारतीय संसद द्वारा 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ एक अधिनियम है। मूल अधिनियम में 94 धाराएं जो अध्याय 13 में विभाजित है और 4 अनुसूचियां हैं जिसमें से धारा 66F में साइबर आतंकवाद में दंड का प्रावधान है। फिर 36 क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते में पहली बार प्रारंभ किया गया? ऑप्शन बी है, बी में आएगा क्योटो प्रोटोकॉल। क्वीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समझौते में पहली बार प्रारंभ किया गया। यह उत्सर्जन में कमी लाने वाले परियोजना को लागू करने की अनुमति प्रदान करता है जो प्रमाणित उत्सर्जन कटौती इकाइयों को उत्पन्न करता है, जिससे उत्सर्जन व्यापार योजनाओं का कारोबार किया जा सकता है। फिर 37 नंबर में आएगा। 37 नंबर जलवायु परिवर्तन का निम्नलिखित पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन में आएगा जलवायु परिवर्तन का जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा तथा तटीय क्षेत्रों के क्षरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जल चक्र प्रभावित होगा, जिसके
फलस्वरूप जल सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, जो खाद्य सुरक्षा को विफल करने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघलेंगे, जिससे तटीय क्षेत्रों के जल स्तर में वृद्धि होगी। फिर 38 नंबर है, शहरी क्षेत्रों में प्रकाश रासायनिक फोटो मैकेनिकल धूम कोहरा की विद्यमानता के निम्नलिखित परिणाम होते हैं। इसमें व्याख्या में आएगा प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के सामान्य घटक ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड, पैरा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पेन है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के कारण भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ओजोन एवं नाइट्रिक ऑक्साइड नाक व गले में जलन पैदा करता है। इनकी उच्च सांद्रता से सर दर्द, छाती में दर्द, गले का सूख होना या खांसी एवं श्वास अवरोध हो सकता है। फिर 39 भूस्खलन की उत्पत्ति का मूल क्या है? यह है ऑप्शन डी है। डी में आएगा भूभौतिकीय। इसकी व्याख्या में आएगा भूस्खलन बड़े पैमाने पर पिंड का ह्रास है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है, जिससे चट्टान मलबा पृथ्वी के द्रव्यमान से नीचे की ओर गति करता है। अतः भूस्खलन की उत्पत्ति का मूल कारण भूभौतिकीय है। फिर 40 नंबर, वर्तमान में जून 2019 भारत की कुल संस्थापित इलेक्ट्रिक विद्युत क्षमता में जल विद्युत परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान लगभग है। यह आ जाएगा -35%। यह है वर्तमान में जून 2019 भारत की कुल संस्थापित इलेक्ट्रिक विद्युत क्षमता में जलवायु परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान लगभग 35% है। फिर 41 नंबर, उच्च शिक्षा से संबंधित 10वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया है? ऑप्शन ए, ये अंतर्राष्ट्रीयकरण। उच्च शिक्षा से संबंधित 10वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया है। फिर इसमें आएगा 42 नंबर में अधिकतम महाविद्यालय घनत्व अर्थात 18 से 23 वर्ष के आयु समूह में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर महाविद्यालयों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन बी है कर्नाटक। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE 2017-18 के अनुसार अधिकतम महाविद्यालय घनत्व अर्थात 18 से 23 वर्ष के आयु समय में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर महाविद्यालयों की अधिकतम संख्या कर्नाटक में है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश एवं तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु आते हैं। फिर 43 नंबर में आएगा UGC केयर की स्थापना निम्नलिखित में से किन पहलुओं को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है? यह फर्स्ट है गुणवत्ता परक शोध, अकादमिक सत्यनिष्ठा। फिर यह है थर्ड प्रकाशन जन्य नैतिकता। फोर्थ है समावेशन और पहुंच। फिर फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगात्मक शोध। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आ जाएगा व्याख्या में आएगा
यूजीसी ने 14 जनवरी 2019 की अधिसूचना द्वारा संपूर्ण विषयों पर गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं की सतत निगरानी और पहचान करने के लिए एक घोषणा की है, जिसके अनुसार यूजीसी ने शैक्षिक और शोध आचार नीति सह संघ केयर की स्थापना की है। इसका मुख्य कार्य भारतीय विश्वविद्यालय में शोध की गुणवत्ता में सुधार करना और शैक्षिक एवं शोध की अखंडता के साथ साथ प्रकाशन आचार नीति को बढ़ावा देना है। फिर 44 नंबर, HEFA निम्नलिखित में से किसका संक्षेपित है? ऑप्शन बी है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। ये इसकी व्याख्या है कि व्याख्या में आएगा हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी HEFA भारत के प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए भारत सरकार और केनरा बैंक का एक संयुक्त उद्यम है। फिर 45 नंबर, सामुदायिक महाविद्यालय की अवधारणा निम्नलिखित में से किनको सुनिश्चित करती है? इसका आएगा व्याख्या में, इसकी व्याख्या में आएगा फर्स्ट में आएगा जीवन कौशल में संक्षिप्तता। फिर सेकंड है उच्च शिक्षा प्रणाली में पार्श्व प्रवेश, ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक अवसर। फिर फोर्थ, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना। फिर 5वां, स्थानीय महाविद्यालयों का विस्तार। फिर 6 नंबर, निम्न स्तरीय रोजगार बाजार हेतु युवाओं को तैयार करना। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है फर्स्ट, 2, सेकंड, थर्ड। फिर सामुदायिक महाविद्यालय निम्न पूंजी, सामुदायिक महाविद्यालय निम्न चीजें सुनिश्चित करती हैं। फर्स्ट है जीवन कौशल में संक्षिप्तता। फिर उच्च शिक्षा प्रणाली में पार्श्विक प्रवेश, ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक अवसर, ऑप्शन। फिर इसमें आएगा 46 प्रश्न संख्या है 46 से 50। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सत्ता के संतुलन सिद्धांत के तहत एक राज्य की दूसरे राज्य के प्रति प्राधान्यता के विचार को विरोध संबंध के रूप में चुनौती मिलती है, जो इस मान्यता पर आधारित है कि दो राज्य या राज्यों का गठबंधन परस्पर युद्ध नहीं करेंगे। विशेषता उस परिस्थिति में जब इनकी क्षमताओं में लगभग सामान्य परस्पर युद्ध नहीं करेंगे। विशेषता उस परिस्थिति में जब इनकी क्षमताओं में लगभग समानता या साम्य हो। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्यतः शक्तिशाली राज्य ही अपना प्रभुत्व दर्शाने के लिए कमजोर विरोधी से युद्ध करता है। किसी एक पक्ष का वर्चस्व सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि शासकों की अन्यों पर अपनी इच्छा थोपने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। जब किसी प्रमुख राज्य का पराभव होता है तो कमजोर राज्य अपना प्रभुत्व खोने या विलुप्त होने के भय से समूह का निर्माण करेंगे, ताकि मजबूत पक्ष तथा विजय प्रभुत्व को रोका जा सके। इस सत्ता के संतुलन सिद्धांत में मूलभूत समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब मजबूत राज्य यथास्थिति से संतुष्ट हो, परंतु कमजोर राज्य प्रादेशिक या राजनीतिक व्यवस्था में असंतुष्ट होने के कारण आक्रामक हो जाता है। कमजोर पक्ष को आक्रामक होने हेतु ऐसी लाभ स्थिति की आवश्यकता होती है। युद्ध में बने रहने के समर्थ बनाए। यद्यपि क्षमता की समानता को मापना प्राय कठिन होता है, यह तर्क देना सही होगा कि प्रतिद्वंद युग में चुनौतियों के पास इस विरोध युक्त
इस विरोध युक्त स्थिति में कायम रहने की कुछ क्षमता हो। यदि शक्ति भेद अत्यधिक उच्च है तो तार्किक रूप से अंततः कमजोर पक्ष युद्ध में हार मान लेगा। इस सामान्य सिद्धांत के कुछ अपवाद भी, चाहे वे स्वयं अल्प ही हो। फिर इसमें आ जाएगा 46 नंबर, दो राज्य युद्ध में नहीं जाएंगे यदि इनकी क्षमताएं। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, दो राज्य युद्ध में नहीं जाएंगे यदि इनकी क्षमताएं लगभग बराबर हैं। फिर 47, सत्ता के संतुलन सिद्धांत के अनुसार कमजोर राज्य एक साथ मिलकर ऑप्शन सी है इसका, आधिपत्य को रोकते हैं। व्याख्या में, सत्ता के संतुलन सिद्धांत के अनुसार कमजोर राज्य एक साथ मिलकर आधिपत्य को रोकते हैं। फिर 48 नंबर में आएगा, 48 नंबर, एक कमजोर राज्य मजबूत राज्य के विरुद्ध युद्ध में कब जाता है। ऑप्शन डी है कि पारदेशिक विवाद का समाधान करने हेतु। फिर व्याख्या, एक कमजोर राज्य पारदेशिक विवाद का समाधान करने हेतु मजबूत राज्य के विरुद्ध युद्ध में जाता है। फिर इसमें किसी कमजोर राज्य द्वारा प्रतिद्वंद को बनाए रखने हेतु किसकी आवश्यकता है। ऑप्शन सी है, युद्ध को कायम रखने में लाभ की स्थिति। फिर व्याख्या में, किसी कमजोर राज्य द्वारा प्रतिद्वंद को बनाए रखने हेतु युद्ध को कायम रखने में लाभ की स्थिति की आवश्यकता होती है। सत्ता का संतुलन सिद्धांत मानता है। इसमें है डी में आएगा, राज्यों के मध्य सत्ता समानता, संतुलन और शांति को बनाए रखती है। व्याख्या में, सत्ता का संतुलन सिद्धांत मानता है कि राज्यों के मध्य सत्ता समानता, संतुलन और शांति को बनाए रखती है।